नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। स्वागत है आप सभी का फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। जी हां, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े हुए अहम विषय लेकर आते हैं, जिस पर बातचीत के जरिए इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। साथ ही आपके मन में भी अगर कोई सवाल हो उस विषय से जुड़ा हुआ, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें। आज हेलो किसान कार्यक्रम का विषय है जैविक उत्पादन और जैविक मानक प्रमाणीकरण। यहाँ जैविक उत्पादन और जैविक मानक प्रमाणीकरण, इस अहम विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर्स। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। जी हाँ, टोल फ्री नंबर है, यानी कि मुफ्त में कॉल कर सकते हैं। इस पर कोई पैसा नहीं लगना है, इसलिए बेझिझक कॉल करें और जैविक खेती से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी आप इकट्ठी करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के दौरान आप पूछ सकते हैं। और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कुमार हैं, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। और इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर पूजा कन्नौजिया भी मौजूद हैं, जो NCFO गाजियाबाद में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और दिनेश जी, जैविक खेती की बातचीत शुरू करते हैं। और जैविक खेती के बारे में बोला जाता है कि ये आज समय की मांग है। सरकार भी काफी बढ़ावा दे रही है जैविक खेती को। आखिर क्या वजह है, क्यों इसे समय की मांग माना जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो हमारी किसान भाई परंपरागत खेती कर रहे हैं उसमें आमदनी उनकी लगातार घटती जा रही है, और साथ ही साथ जो उत्पादकता है हमारे उत्पादन के कारकों की, जैसे पानी की या खाद की, उर्वरक की, ये भी घट रही है। परंपरागत खेती में पहले किसान एक बैग यूरिया या एक कट्टा यूरिया डाल के जो पैदावार लेते थे, अब उन्हें उतनी पैदावार लेने के लिए 2 कट्टे यूरिया के डालने पड़ते हैं। यानी उनकी इस खेती में लागत बढ़ रही है। साथ ही साथ जो विविधता है, हमारे जो फसलों की विविधता है, वो भी कम हो रही है। परंपरागत खेती में किसान भाई 4, 5, 6 फसलें उगाते हैं, जिससे हमारी मिट्टी का जो उर्वरता है वो प्रभावित होती है। साथ ही साथ यहाँ पर रसायनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। कई बार किसान भाई अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी प्रदूषित होती है, जल प्रदूषित होता है और वायु प्रदूषित होती है। कुल मिला के इसका कई बार जो वायुमंडलीय ऊष्मन है या गर्मी हो रही, ग्लोबल वार्मिंग, उस पर भी हमारी जो परंपरागत खेती है उसका असर आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो खाने पीने की हमारी चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वो भी प्रदूषित हो गए। कई बार उनमें पीड़कनाशी या केमिकल्स ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में आते हैं, जो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित करते हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में कई तरह की इन समस्याओं का समाधान है जैविक खेती। डॉक्टर पूजा, अब आपसे समझना चाहेंगे कि जैविक खेती करने वाले जो किसान हैं, वो उन्हें प्रमाणीकरण क्यों करना चाहिए, उनके लिए प्रमाणीकरण कराना क्यों जरूरी है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैविक प्रमाणीकरण आज बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए कि अगर कोई किसान कोई जैविक उत्पाद उगाता है, तो उगाने के बाद जब उसको वो बाज़ार में बेचने के लिए जाता है, तो ग्राहक को वो कैसे भरोसा दिलाए कि ये उत्पाद है आपका जैविक। तो जैविक प्रमाणीकरण से किसान को पहचान मिलती है, उसके उत्पादक को पहचान मिलती है कि ये जैविक है। जी। इस तरीके से वो अपने उत्पादन पे भी इस्तेमाल करके लोगों को, कंज्यूमर्स के लिए ये आसान हो जाता है उसको पहचानना। जी जी बिल्कुल। और इसके बारे में विस्तार से हम आज चर्चा करेंगे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि उत्पादकता को सतत बनाना प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा एवं जल की गुणवत्ता और उपलब्धता पर निर्भर करता है। पर्यावरण और मानव के बीच लाभदायी और दीर्घायु संबंधों को आधार बनाकर आज की जैविक खेती की परिकल्पना की गई है। जैविक खेती में पूरा खेत जीवंत मृदा तथा संतुलित जैविक प्रक्रियाओं सहित स्वपोषित तथा जैविक रूप से संपूर्ण होना चाहिए।
जैविक खेती कृषि की वो विद्या है जिसमें रसायनों के प्रयोग को नकारते हुए आदर्श उत्पादन प्रबंधन, पर्यावरण स्वास्थ्य, जैव विविधता तथा प्राकृतिक जैव चक्र द्वारा टिकाऊ फसल उत्पादन किया जाता है। आधुनिक जैविक खेती अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ रही है। भारत में प्रमाणीकृत जैविक खेती के अंतर्गत कुल फसलीय क्षेत्र लगभग 57.1 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है। सरकार द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैविक खेती प्रबंधन में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता, लिहाजा नाशी प्रबंधन के लिए अलग विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जुताई विकल्प, यांत्रिक विकल्प, जैविक विकल्प को अपनाया जाता है। वृक्षों की पत्तियों या बीजों का सत या अर्क नाशी जीवों के प्रबंधन में प्रयोग किया जा रहा है। संपूर्ण भारत में फसल अवशेष एवं पशुओं का गोबर एक बड़ी समस्या है। सभी केंद्रों से मिश्रित कवक कल्चर खरीदकर इसे स्वयं तैयार कर फसल अवशेषों व गोबर पर प्रयोग करने से ये अवशेष 30 से 50 दिन के अंदर अच्छी तरह से खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। जैविक खेती का जो दीप आज किसानों ने जलाया है, वो यकीनन आने वाले समय में विकास के नए रास्ते तय करेगा। जैविक खेती से जमीन की उर्वरा शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रहती है। धीरे धीरे किसान आर्थिक रूप से मजबूत होकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरह से मिट्टी और पर्यावरण के स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आर्थिक मजबूती के लिए जैविक खेती कितनी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में और भी विस्तार से आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे कि कोई किसान अगर जैविक खेती करना चाहता है और सफलता हासिल करना चाहता है, तो वो कौन कौन से घटक हैं जैविक खेती के जिनके बारे में पहले उसे जानकारी होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले आपको ज़रूर जानना पड़ेगा कि क्या क्या घटक हैं जैविक खेती के। सबसे पहले किसान भाइयों को जानकारी होनी चाहिए कि मानक क्या है, ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स, जैविक खेती के मानक क्या है, यानी डूज एंड डोंट्स, यानी क्या आप खेती में कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। ये जैविक हमारे मानक होते हैं जो हमारे देश में बन चुके हैं। दूसरा, आपको प्रमाणीकरण के बारे में जानना है, मैडम बताएंगे आपको जैविक प्रमाणीकरण क्या होता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो तकनीकी पैकेज, टेक्नोलॉजी पैकेज, यानी किसान भाइयों को जो उत्पादन करते हैं, जैविक उत्पादन जो परंपरागत उत्पादन करते हैं उसकी तुलना में थोड़ा भिन्न होता है। कुछ तकनीकियां जो खास करके जैविक खेती में अपनाई जाती हैं वो परंपरागत खेती में आप नहीं अपनाते, तो इन पे ध्यान देना है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है, विपणन, मार्केटिंग, यानी अपने जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं, आप उनको कहाँ बेचें, कैसे बेचें। और साथ ही साथ कुछ इनपुट, कुछ आदान भी आपको खरीदने होंगे जैविक खेती के लिए, उनको आप किस तरह से कहाँ से लें। तो मार्केटिंग एक चौथा कंपोनेंट है, चौथा अवयव है इसका। जी बिल्कुल। तो जैसा कि पहले अवयव मानक के बारे में बताया, डॉक्टर पूजा अब आपसे जानना चाहेंगे मानक के बारे में। जैविक खेती करने वाले किसानों को किस तरह से मानक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कहाँ से ये जानकारी हासिल कर सकते हैं? देखिए, जैविक खेती के जो प्रमाणीकरण के जो मानक की बात हो रही है उसमें हमारे भारत में इस वक्त 2 तरीके के प्रमाणीकरण चलते हैं। पहला है हमारा एपेडा, जिसको हम लोग थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, जिसको हम लोग पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम PGS कहते हैं। ये दोनों ही प्रक्रियाओं के द्वारा हम किसान भाई अपना प्रमाणीकरण करवा सकते हैं उत्पादन का, और अपना सामान बाजार में बेच के उसको दुगना दाम उसका ले सकते हैं।
तो ये तो प्रमाणीकरण के आपने तरीकों के बारे में बताया। आपसे जानना चाहेंगे कि प्रमाणीकरण से पहले मानकों के बारे में जानना जरूरी है कि जो गुणवत्ता है, जो उत्पाद किसान के पास है, वो उस मानक पर खरा उतर रहा है कि नहीं, और इसके लिए क्या मानक तय किए गए हैं। जाहिर तौर पर प्रमाणीकरण करने के लिए पहले मानक तय किए गए होंगे, तो इसकी जानकारी एक किसान किस तरह से हासिल कर सकता है? देखिए, जैविक खेती के जो उत्पादन है उसके लिए मानक अलग से ये है कि अभी जैसे सर ने बताया कि जैविक खेती में ये तरीकों से आप उत्पादन करिए। इसमें रसायन के बिना जो आपने उत्पादन किया है, उन सबसे मेन तो है कि बिना किसी रसायन के उपयोग के बिना होना चाहिए। दूसरा, जो हम उत्पादन किए हैं उसके बाद जो प्रोसेसिंग होती है, एक तो हो गया हमारा प्रोडक्शन, दूसरा है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के दौरान भी हम कोई भी रसायन या कोई इस तरीके से प्रक्रिया का उपयोग ना करें जो कि केमिकल या रसायन उसमें आती हो। तो रसायन रहित प्रक्रिया अपनानी है जो प्रोसेसिंग के लिए भी काम। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको लेके चलना है साथ में। और उसके बाद फिर आपका जब हम लोग जैविक प्रमाणीकरण करते हैं तो उसमें भी आपका 2 साल के लिए हम कन्वर्जन पीरियड बोलते हैं। कन्वर्जन पीरियड में 2 साल के लिए आपको रखा जाता है। इसमें आप जैविक खेती कर रहे हैं पर आप अपना जो उत्पादन है वो बाज़ार में नहीं ला पाते हैं। ये रखते इसलिए हैं कि 2 साल के दौरान आपने जैविक खेती की पर आपकी मिट्टी जो है उसमें इससे पहले के जो रसायन के जो अवशेष रह गए हैं, जो कीटनाशक के अवशेष रह गए हैं, उनको जाने में वक्त लगता है। तो ये 2 साल के बाद तीसरे साल में आप अपना प्रमाणीकरण हासिल कर लेते हैं और उस टाइम आपको अलग अलग थोड़ी प्रक्रिया है जो मैं आपको बता दूंगी अभी। जी बिल्कुल, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और ख़ास बात ये ध्यान रखना है कि जो प्रमाणीकरण है उसके लिए मानक का ध्यान रखना। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब आप जैविक उत्पाद हासिल कर रहे हैं, उसकी खेती कर रहे हैं, उस समय से लेकर उसके प्रसंस्करण तक इस पूरी प्रक्रिया के दौरान रसायनों से बचाव ज़रूरी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और इस वक्त कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। मनोज जी देवास मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो मनोज जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर दिनेश, अब आपसे जानना चाहेंगे जैविक खेती के बारे में और इससे जुड़ी कई बातें हैं जिनमें से एक बात आती है फसल उत्पादकता। जानना चाहेंगे कि फसल उत्पादकता में जैविक खेती से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जहाँ तक उत्पादकता की बात है वो जैविक खेती में शुरू के 2-3 वर्षों में किसान भाइयों को कम मिलती है। औसतन ये जो गिरावट है ये 10 से लेकर 35% तक होती है। इसमें होता क्या है कि जो इलाके हमारे वर्षा आधारित हैं, जहाँ पे उर्वरकों का प्रयोग कम किया जाता है, पहले से ही परानी खेती की जा रही है, तो वहाँ पर ये जो जैविक खेती आंशिक रूप से एक तरह से अपनाई जा रही है, तो वहाँ पर हमारे उत्पादन में गिरावट कम आती है और वो 8 से 10% गिरावट होती है। वो भी शुरू के 2-3 साल रहती है, फिर आपको परंपरागत खेती के बराबर उत्पादकता मिल जाएगी। हाँ, अगर जैसे सिंचित क्षेत्र हैं जहाँ पे हम उर्वरक वगैरह बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, पीड़कनाशियों का बहुत प्रयोग कर रहे हैं, जैव विविधता वहाँ पर कम हो गई है। अगर वहाँ पर जैसे पंजाब का उदाहरण लें, अगर वहाँ पे हम जैविक खेती करते हैं तो उत्पादकता में शुरू के 3 वर्षों में ज़्यादा गिरावट आती है, जो कि 30%, 35% तक हो सकती है, क्योंकि इस तरह की रसायनों से भरी हुई मिट्टी को सुधारने में वक्त लगता है, लेकिन 4-5 साल बाद आपको अच्छी उत्पादकता मिलेगी। इसी दिशा में मेरठ में एक नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग है। उन्होंने 10-12 साल से वो अपने प्रयोग कर रहे हैं पूरे देश में। तो उन्होंने ये पाया है कि जो बरसात की फसल है या जो गर्मियों की फसल है, उसमें 7-8 साल बाद पैदावार 5 से 10% अधिक मिलती है। हाँ, जो जाड़े के मौसम में रबी में फसलें उगाई जाती हैं, जैसे हमारा गेहूं है, इसमें लगभग 10% की गिरावट आती है। तो ऐसा नहीं है कि हमको जैविक खेती से बहुत ज़्यादा पैदावार मिलेगी, कम से कम उसके बराबर पैदावार मिल सकती है अगर हम लंबे। डॉक्टर दिनेश, जो किसान है वो जैविक खेती की शुरुआत करने से झिझकता इसलिए है क्योंकि उसे यही लगता है कि जो उत्पादकता है उससे घटती है, लेकिन आपने बताया कि शुरू के 3 साल घटेगी अगर इस तरह की परिस्थितियां हो, लेकिन क्या आने वाले समय में इसकी भरपाई हो जाती है? क्योंकि जो सामान्य कृषि उत्पाद है उससे जाहिर तौर पर जो जैविक कृषि उत्पाद है उसके बाजार भाव काफ़ी अच्छे होते हैं। जी
हाँ, उत्पादकता बेशक कम है लेकिन लाभ इसमें ज़्यादा मिलता है। और दुनिया में इस तरह के अनुभव किए गए हैं, हमने भी अनुभव किया है, क्योंकि इसमें 10 से 20% तक आपकी लागत कम हो जाती है, क्योंकि फार्म पे उपलब्ध ही जो हमारे संसाधन हैं उन्हीं का हम प्रयोग करते हैं और बाहर से खरीद के बहुत कम चीज़ें लानी पड़ती हैं। इसी प्रकार जब हम अपना उत्पाद बेचने जाते हैं बाजार में किसान भाई, तो 25 से 50% तक आपको प्रीमियम प्राइस मिलता है। तो कुल मिला के मोटा मोटा अगर हम देखें तो 20 से 25% तक कम से कम आपको इससे लाभ हो सकता है। हाँ, आपको प्रभावी रूप से अपने प्रोडक्ट का विपणन करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसके तरीके आपको सीखने पड़ेंगे, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जिससे कि आप अपने जो पदार्थ हैं उनका अच्छा दाम ले सकें। बिल्कुल, और इस विपणन किस तरह से करें और मार्केटिंग कैसे करें इसके बारे में जानेंगे हम आगे। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। रामवीर जी बिजनौर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामवीर जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है कि जैसे जैविक खेती से हम गन्ना उत्पादन ले सकते हैं जी। और ले सकते हैं तो प्रमाणीकरण कहाँ से कराना होगा, और प्रमाणीकरण के बाद जो बाजार भाव है, जो हम समर्थन मूल्य पे फैक्ट्री को गन्ना बेचते हैं, तो उसमें क्या हमें जैविक खेती का अलग से मिलेगा या सिर्फ वही सामान्य रेट पे जाता रहेगा? जी जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। तो पहला सवाल ये है कि गन्ने का क्या जैविक खेती कर सकते हैं कि नहीं, प्रमाणीकरण के बारे में उसके बाद आपसे हम जानते हैं। जी डॉक्टर दिनेश जी बिल्कुल, आप गन्ने की जो है जैविक खेती कर सकते हैं और जैविक चीनी भी बाजार में आजकल बिकती है, कहीं ना कहीं वो पैदा होती है। हाँ, जहाँ तक मूल्य की बात है, ये आपको फैक्ट्री मालिकों से, जहाँ आपका गन्ना बेचते हैं आप, उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। अगर उन्होंने इस तरह का उत्पादन स्वीकार करते हैं वो, तो निश्चित रूप से वो आपको अधिक पैसा देंगे, अधिक आपको उससे मूल्य मिलेगा। जी डॉक्टर पूजा। जैविक प्रमाणीकरण के लिए जैसे बात हो रही थी अभी, तो अगर जो किसान आप गन्ना उगा रहे हैं, उस कोई भी उत्पाद उगा रहे हैं जैविक तरीके से, उसके लिए आप पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम PGS है, उसका एक वेबसाइट है जिसको मैं बता रही हूँ www.pgsindia-ncuf.gov.in। इस पे आप लॉगिन करके आप अब किसान भाई अपना कम से कम 5 किसानों का एक समूह बना सकते हैं। वो समूह मिलके उसमें से एक ग्रुप लीडर बनता है और वो ग्रुप लीडर ये वेबसाइट पे जो मैंने आपको भी बताया, उस पे आप अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगी और मैं रामवीर जी से यही उम्मीद करती हूँ कि आप कागज कलम लेकर जरूर तैयार होंगे, और अगर ऐसा नहीं है, अभी तक आपने नोट नहीं किया है, तो एक बार फिर से मैं गुजारिश करूंगी डॉक्टर पूजा कि आप वेबसाइट का नाम बता दें ताकि वो लिख लें। जी बिल्कुल, नोट करने के लिए है www.pgsindia-ncuf.gov.in। ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाइएगा तो इसके लिए सबसे पहले PGS के लिए हम बता रहे थे कि इसमें एक समूह के तौर पे काम किया जाता है। तो आप कम से कम 5 किसान या 5 किसान से ज़्यादा वो इकट्ठे होके एक समूह बनाइए और उन समूह का रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे जो मैंने अभी बताया, उस रजिस्ट्रेशन उस पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन जो है आपका वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई आपके शुल्क नहीं लगता है। और इसको आप लेने के बाद आप अपना जो उत्पादन है उसको जैविक उत्पादन को उसका लोगो मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा, और ये सर्टिफिकेट नंबर और लोगो आप अपने जो भी जैविक चीनी, जैविक गुड़, जो भी चीज़ आपने बनाई है उसके ऊपर आप पैकेट पे ये लगा सकते हैं और मार्केट आपने में जिस कन्वर्जेंस पीरियड की बात की थी, क्या ये जो लोगो है और जो सर्टिफिकेट है या जो नंबर दिया जाता है वो क्या इसके बाद ही मिलता है? जी, कन्वर्जन पीरियड जो देने का कारण ये है कि किसान जो है वो जैविक खेती तो शुरू कर चुके हैं, पर इससे पहले कई सालों से जो हमने रासायनिक खेती की है उसकी वजह से मिट्टी में हमारे उस रसायन के अवशेष आ चुके हैं, और कह लीजिए कीटनाशक के अवशेष आ चुके हैं। तो वो कीटनाशक और रसायन के अवशेष जाने में तकरीबन 2 साल तक का समय लग जाता है। तो ये कन्वर्जन पीरियड देने का मतलब यही है कि आप जब आप तीसरे साल में, जब जैविक खेती के तीसरे साल में आप जाते हैं, तो आपको जब फुल्ली PGS इंडिया ऑर्गेनिक का जब आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, लोगो दिया जाता है, तो उससे पहले आपके जो आपने उत्पाद ग्रो किया है, उगाया है, उसके क्रॉप रेसिड्यू एनालिसिस कहते हैं, उनका उत्पादन का
लैब में टेस्टिंग की जाती है कि क्या इसके अंदर किसी प्रकार का कोई कीटनाशक या कोई रासायनिक अवशेष तो नहीं है। तो उस टाइम पे, उस समय जब अगर आपके उत्पादन में कोई भी किसी तरीके का रासायनिक अवशेष मिलता है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है कि आपको अभी ना दिया। इसलिए हम लोग ये कन्वर्जन पीरियड देते हैं। जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुजीत यादव जी दरभंगा बिहार से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, स्वागत है आपका। जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सुजीत जी, अपना सवाल पूछें। जी मैम नमस्ते। नमस्कार जी मैम, मैं अभी जानना चाह रहा हूँ कि हाँ जी मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी बिहार में दरभंगा से बात कर रहा हूँ, तो क्या हम आलू की जो अभी खेती कर रहे हैं वो जैविक खेती हो सकती है? किसकी खेती कर रहे हैं आप सुजीत जी? आलू की आलू की, ठीक है, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं आप आलू की खेती, और आपको सिर्फ अपने जो उत्पाद है उसका आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसको आप बेचेंगे कहाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, क्योंकि बाद में आपको दाम उसके अच्छे ना मिले तो फिर दिक्कत आएगी। आप क्या कर सकते हैं कि किसी होटल वाले से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, कहीं मंडी में आप जा सकते हैं, जिनको जैविक आलूओं की ज़रूरत होगी उनसे आप पहले से संपर्क बना के रखें। और आजकल गारंटी भी, आजकल आपस में समझौते भी होते हैं, MOU वगैरह साइन होते हैं, कागजी कार्रवाई होती है, वो सब भी आप कर सकते हैं और करने के बाद ही आप उसकी आलू की खेती करें। लेकिन मार्केटिंग सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है आपको। और इसमें एक खास बात यह है कि आप जो चिप्स के लिए आलू की किस्में प्रयोग में आ रही हैं, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक चिप्स भी आने लगे हैं, तो जैसे कुफरी चिप्स, चिप्सोना 1, 2 ऐसे करके कुछ किस्में हैं जिनकी गुणवत्ता अच्छी होती है, तो आपको और भी अच्छे दाम मिलने की संभावना रहेगी। बिल्कुल सुजीत जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और दिनेश जी, ये जानना चाहेंगे आपसे, अब आगे की परंपरागत खेती से जो प्राप्त उत्पाद हैं उससे किस तरह से बेहतर होते हैं जैविक खेती के जरिए प्राप्त जो कृषि उत्पाद हैं वो? जी बहुत अच्छी बात है, और तमाम तरह के अध्ययन दुनिया में हो चुके हैं, और जिससे अब पूरी तरह से साबित हो गया है कि जैविक उत्पादों की गुणवत्ता हमेशा अच्छी होती है। खास करके इनमें जो पीड़कनाशी या केमिकल्स रसायन होते हैं उनके अंश ना के बराबर पाए जाते हैं, क्योंकि जो परंपरागत उत्पाद हैं उनमें बहुत सारे बीमारियों को पैदा करने वाले रसायन उनके अंदर उपलब्ध है। यहाँ तक कि ऐसा भी पाया गया है हिसार के एक अध्ययन में कि माँ के दूध में भी जो है पीड़कनाशी पाए गए, यानी जो बच्चा पैदा हुआ है उसको पैदा होने के तुरंत बाद जो दूध मिल रहा है वो पीड़कनाशियों से प्रभावित दूध है। इसी तरीके से जितने भी खाने पीने की हमारी चीज़ें हैं ज़्यादातर में पीड़कनाशी आ रहे हैं, खास करके ऐसे पीड़कनाशी आ रहे हैं जिनका प्रयोग भी वर्जित है, जैसे DDT, BSC कभी के बंद हो गए, लेकिन वो आज भी हमारे खाने पीने की चीज़ों में मिलते हैं। कई बार नदियाँ हमारी प्रदूषित हैं, नदियों का गंदा पानी हम खेती बाड़ी में लगाते हैं, उन नदियों के जो बेड होती है जब पानी उतर जाता है तो उसमें भी हम सब्जियां लगाते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें हम खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य पक्का प्रभावित होगा। दूसरा, इसमें शुष्क पदार्थ अधिक होता है जो जैविक पदार्थ होते हैं। तीसरा, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी होते हैं, कुछ तत्व होते हैं वो जैविक पदार्थों में ज़्यादा पाए जाते हैं परंपरागत की तुलना में। इसी तरीके से जैसे पालक है, मेथी है, पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें परंपरागत खेती से अगर किसान भाई उगाते हैं तो यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिससे उसमें नाइट्रेट आ जाता है, और ये नाइट्रेट खास करके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और इसी तरीके से जो जानवरों के उत्पाद हैं, दूध है, घी है या पनीर है, ये भी जो जैविक विधि से हमने गाय का पालन किया है, भैंस का पालन किया है, वो हमेशा गुणवत्ता में अच्छे होते हैं अगर हम परंपरागत की तुलना करें तो। जी, आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, PN पांडे जी, उनसे हम सवाल जानते हैं कि वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हेलो जी जी, मैं बैतूल से बात कर रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, बैतूल मध्य प्रदेश से आप बोल रहे हैं। पांडे जी, क्या सवाल है आपका? मैं ये जैविक खेती के संबंध में जीवामृत के बारे में जानना चाह रहा हूँ मैडम। कोई खास सवाल? जी हाँ, जीवामृत के बारे में कैसे बनाया जाए उसे और कैसे उपयोग किया जाए उसका, जी बताना चाहेंगे आप? देखिए, जीवामृत या ये भी एक तरीके से जैविक खेती में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। जीवामृत हम लोग जो बोल रहे हैं उसमें किसान भाई क्या कर सकते हैं कि पहले
एक पंचगव्य बनाया जाता है हम लोग का। पंचगव्य में हम लोग 5 अलग अलग, जैसे जो देसी गाय का जो है उसके 5 अलग अलग उत्पादक को लिया जाता है। हमने देसी गाय का गोबर, गौमूत्र और गाय का दूध और घी और इस तरीके से एक मक्खन या दही, तो इस तरीके के 5 उत्पादन को हम लोग लेते हैं और उन सब चीज़ों को जिस रेशियो में हमें गाय से मिलता है, जैसे कि सबसे ज़्यादा भार की मात्रा में देखा जाए तो गोबर से, और उसी तरीके से हम लोग नीचे उतरते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम एक मटके में या किसी चीज़ में रख के उसको फर्मेंट करते हैं, सड़ाते हैं 10 से 15 दिन के लिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से जो ये जीवामृत की बात हो रही है, तो ये भी इसी प्रक्रिया में आपका इस्तेमाल होता है। इसमें किसान भाई थोड़ा बहुत फेरबदल अपना हिसाब से, अपने पास जो संसाधन उनके पास उपलब्ध है उसके हिसाब से वो इस्तेमाल बना सकते हैं इसको। बिल्कुल। किस मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है और क्या लाभ है इससे? देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं इसको हम छिड़काव के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए कर सकते हैं। तो वो किस मात्रा में इस्तेमाल करना है वो ज़्यादातर उनके खेती की जो स्थिति है, जो फसल की स्थिति है, उस पर भी निर्भर करता है। अगर ज़्यादा स्थिति उनकी फसल में कीट लगे हैं या कोई बीमारी लगी है तो उसको हम लोग उसे कंसंट्रेटेड या ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें, और नहीं तो उसको हम पानी से पतला करके घोल को उसको भी छिड़काव कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश कुछ जोड़ना चाहते हैं आप इसमें? जी जी। देखिए, आजकल जैसे मैडम ने बताया, आप अपने घर भी तैयार कर सकते हैं। साथ साथ आजकल बाजार में भी इस तरह के उत्पाद उपलब्ध हैं जिनको आप बाजार से खरीद सकते हैं, और तमाम कंपनियां हैं जो आजकल इस तरह के उत्पाद बना रही हैं, जैविक उत्पाद, और उन पे उनकी मात्रा कैसे कब प्रयोग करना है वो सब आपको उस उत्पाद की जानकारी आपको बाजार से मिल जाएगी। जी डॉक्टर दिनेश, जैविक उत्पादों की सबसे बड़ी खासियत ही ये है कि इसमें रसायन नहीं होते, और रसायनों का जो इस्तेमाल है खेती में वो खास तौर पे खाद और उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो ऐसे में जब जैविक खेती कर रहे हैं किसान, तब क्या करें वो? देखिए, जैविक खेती में आपको 2 समस्याएं महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो पोषक तत्व प्रबंधन और दूसरा कीट, बीमारी और खरपतवार प्रबंधन। तो जहाँ तक पोषक तत्व प्रबंधन की बात है या बीमारी नियंत्रण की बात है, दोनों में फसल चक्रों का विशेष योगदान होता है। अगर हम जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं अपनी खेती में, तो उससे क्या होता है, हमारे जो मित्र होते हैं मिट्टी के अंदर, मित्र कीट हो या मित्र जीव हो, और मिट्टी के ऊपर उनकी संख्या बढ़ जाती है। और उससे क्या होता है, जो हानिकारक कीटाणु होते हैं, हानिकारक कीट होते हैं, बीमारियां होती हैं, वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। काफ़ी लंबे समय से मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जो जैविक विधि से हम उत्पादन करते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े बीमारी वैसे ही कम आती है। और दूसरा, इसमें बहुफसली और खास करके अंतर फसली मिक्स क्रॉपिंग वगैरह करते हैं, 3-4 फसलें एक साथ ले लेते हैं, इससे भी हमारे कीड़े मकोड़े बीमारी कम हो जाती है। साथ ही साथ हम हमेशा किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि आप दलहनी फसलें जरूर लें बीच में। दलहनी फसलों लेने से आपको पोषक तत्व प्रबंधन अच्छा हो जाएगा। हरी खाद ले सकते हैं आप, 2 उद्देश्य दलहनी फसलें ले सकते हैं जिसका आप फलियां तोड़ सकते हैं और फिर आपका जो फसल अवशेष होता है उसको मिट्टी में मिला सकते हैं। और इसके बाद कुछ जैव उर्वरक आते हैं आजकल, उनका भी प्रयोग आप पोषक तत्व प्रबंधन में भी कर सकते हैं और कीट और बीमारी नियंत्रण में भी ये सहायक होते हैं। जी डॉक्टर पूजा, अब आपसे जानना चाहेंगे, प्रमाणीकरण के लिए आपने बताया था कि किस तरह से पीजीएस के जरिए भी प्रमाणीकरण होता है और एपीडा के जरिए भी। इन दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है? देखिए, दोनों ही प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है। पहले एपेडा की बात करते हैं। एपेडा में क्या है, अगर आप अपना उत्पादक जो है, जो आपने उत्पाद ग्रो किया है, उगाया है, उसको अगर आप भारत से बाहर बेचना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उस वक्त आपको एपेडा से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप घरेलू बाज़ार में ही रहना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पीजीएस जो है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, उस पर आप कर सकते हैं। दूसरा है एक कारण कि जो एपेडा है उसमें आपके शुल्क लगता है, तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये आपका शुल्क लग जाता है, जो कि एक छोटे किसान के लिए संभव नहीं है। तो उसके जगह पे जो ये पीजीएस है, जिसमें छोटे किसानों का जो समूह बना के किया जाता है, उसमें भी किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता। जी जी। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि जो एपेडा है उसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन या जो कागजी कार्रवाई कहते हैं वो आपकी
काफ़ी मात्रा में होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट पर्पस से है तो इसमें काफ़ी मानक जो है उसके हिसाब से तो कागजी कार्रवाई ज़्यादा होती है। तो उसकी जगह पर जो पीजीएस है उसमें कागजी कार्रवाई बहुत ही कम मात्रा में होती है, बहुत ही कम कागजी कार्रवाई होती है। तो एक किसान की जो झिझक होती है इस कागजी कार्रवाई से बचने की, अगर पीजीएस के जरिए प्रमाणीकरण हो चुका है और उसके बाद अगर निर्यात करने की ख्वाहिश रखता है किसान, तो फिर अगर एपीडा से लेना है तो क्या थोड़ी प्रक्रिया आसान हो जाती है कि पहले से ही प्रमाणीकरण हो चुका है पीजीएस के जरिए? देखिए, अगर आप किसान भाई पहले से ही पीजीएस से जुड़े हुए हैं, उसके बाद उनको वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपना सामान को, तो उनका जो कन्वर्जन पीरियड है जो हम अभी बात कर रहे थे, तो उसमें उनको 1 साल का जो छूट मिल जाती है कि उनको 1 साल कम उस कन्वर्जन पीरियड को देखना पड़ता है। और दूसरा है कि अगर किसान भाई कुछ ऐसे देशों के साथ भी पीजीएस का एमओयू साइन है, जैसे कि ताइवान हो गया, नेपाल हो गया, हमारे मॉरिशस हो गए, ये कुछ ऐसे देश है जिनके साथ एमओयू साइन हो चुका है या हो रहा है। तो इन देशों में अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको पीजीएस से ही आप अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपको एपेडा की जरूरत नहीं पड़ेगी उस वक्त। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, इनका सवाल लेते हैं। देवी सिंह जी उदयपुर राजस्थान से हमारे साथ हैं। देवी सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो 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 जी, अपना सवाल पूछे देवी सिंह जी। हाँ मैडम, यूँ बोलना चाहता है जैसे अपन यूरिया वगैरह नहीं डालते हैं खेत के अंदर। हेलो जी, टीवी का वॉल्यूम बंद रखिए, बातचीत में रुकावट आएगी। जी बताइए। हाँ, तो उसमें उत्पाद कम क्यों होता है? ठीक है, बताएं डॉक्टर। देखिए, उपज कम इसलिए होती है 2-3 साल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मिट्टी, जैसे हम लोग हैं, मैं मान लीजिए दाल चावल खाता हूँ या एक खास सब्जी खाता हूँ और लगातार मैं वही सब्जी खाता रहूँ, तो फिर मुझे उसी का टेस्ट अच्छा लगेगा। अगर अचानक मुझे कोई दूसरा खाना दे दिया जाए, डोसा दे दिया जाए, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। कई दिनों बाद वो धीरे धीरे जब मैं खाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ये मिट्टी की बात है। मिट्टी को हमने यूरिया डाल के या उर्वरक डाल के उसका आदी बना दिया है, क्योंकि उसमें फिर जीवों की संख्या कम हो जाती है, उर्वरक डालने से प्रभावित होती है, तो इसलिए उसमें पैदावार कम आती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम जैव पदार्थ डालते हैं, आप उसमें गोबर की खाद डालें, कंपोस्ट डालें, वर्मी कंपोस्ट डालें, हरी खाद का प्रयोग करें, जैव उर्वरकों का प्रयोग करें, फसल अवशेषों को सड़ा के कंपोस्ट बना के प्रयोग करें, तमाम साधन है, दलहनी फसलें उगाएं, तो 2-3 साल बाद आपकी पैदावार जो है वो उसके बराबर आ जाएगी। बिल्कुल। तो देवी सिंह जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर दिनेश, आपने बताया था अभी जैविक तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। अब आपसे जानना चाहेंगे कि कीटों का नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं जैविक उपाय के जरिए? देखिए, कीटों का नियंत्रण बहुत जरूरी होता है, जैविक खेती हो चाहे परंपरागत खेती हो। लेकिन आमतौर पर देखने में यह आया है कि अगर हम लगातार जैविक खेती करते रहते हैं तो उससे हमारी जैव विविधता बढ़ती है। तो प्राकृतिक तौर पे भी हमारे जो कीट मकोड़े बीमारी हैं वो जैविक फसलों में कम आते हैं, क्योंकि इसमें हम जैव पदार्थ का प्रयोग करते हैं। मिट्टी के अंदर कार्बन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। अनुसंधानों से ये भी पता लगा है कि अगर हमारे मिट्टी के अंदर जैविक पदार्थ अधिक होता है तो मिट्टी में पनपने वाले जो कीड़े, बीमारी, फफूंद, कवक, तमाम तरह के ये जीव हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इनकी संख्या में भी कमी आ जाती है। तो कुल मिला के वैसे ही कीट मकोड़े बीमारी कम आते हैं इसमें। और इसके अलावा अगर आते हैं तो उसके पास हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, तमाम तरह की यांत्रिक विधियां, भौतिक विधियां, जैविक विधियां उपलब्ध हैं। सिर्फ आपको रासायनिक विधियों का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा जो भी तमाम तरह की जो समेकित कीट प्रबंधन की विधियां हैं उनका प्रयोग आप जैविक खेती में भी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें फसल चक्र जी, जिसके बारे में हम आगे आपसे समझेंगे। लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंगेश जी महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मंगेश जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा सवाल है, अभी मैंने चने की बुआई की है 2 दिन पहले। जी, चने की बुआई की है? हाँ, चना जी जी बिल्कुल। तो अभी उसके अच्छे फसल के लिए जैविक का किस तरह से उपयोग करना पड़ेगा? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। चने की बुआई की है इन्होंने और जैविक तरीके से खेती करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या उपाय करें? देखिए, अब तो समय निकल चुका है। सबसे पहले जैसे मैडम ने बताया है, आपको किसी प्रमाणीकरण संस्था से संपर्क करना पड़ेगा। ये निर्भर करेगा आपकी पसंद क्या है।
दो तरह का प्रमाणीकरण है, एक एपीडा के द्वारा है, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, और दूसरा पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। ये आपकी पसंद होगी। अगर आप घरेलू बाजार के लिए कर रहे हैं तो पीजीएस से कराएं आप प्रमाणीकरण, और आप विदेश में निर्यात करना चाहते हैं तो आप एपीडा से अपना प्रमाणीकरण करवाएं। एपीडा की 20-25 संस्थाएं हैं, उनकी लिस्ट आप एपीडा की वेबसाइट से ले सकते हैं, और वहाँ पे जो नज़दीक में आपके होगी आप उस संस्था से संपर्क करके प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। ये तो बात प्रमाणीकरण की हुई। डॉक्टर दिनेश, कृषि कार्यों के बारे में बताएं कि कृषि कार्य किस प्रकार के करें जैविक तरीके से जब चने की खेती करना चाहते हो तो? देखिए, सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे बीज से। अब तो बीज आप ले चुके, अब ये भी पता नहीं कहाँ से बीज लिया आपने, उसका रासायनिक उपचार तो नहीं किया। डेफिनेटली निश्चित तौर पे आपने उसमें फफूंदनाशी, कवकनाशी का प्रयोग या कीटनाशी का प्रयोग किया है, तो ये जैविक नहीं हो सकता। इसी तरीके से बीज हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको जैविक बीज नहीं मिलता है मान लीजिए, तो आप पिछले साल का रखा हुआ अपना बीज प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि इसमें आपने किसी कीटनाशी या रसायन से इसका उपचार आपने नहीं किया हो। पहली बार आप कर सकते हैं, बाद में जब बीज आपका अपना जैविक बीज आ जाएगा तो उसका प्रयोग आप करें। इसके अलावा जुताई, बुआई का समय, सारी चीजें वही हैं जो परंपरागत खेती में रहती हैं। हाँ, उर्वरकों में आपको रसायनों का प्रयोग नहीं करना है, और जो कीटनाशी हैं, प्राकृतिक कीटनाशियों का आप प्रयोग कर सकते हैं, प्राकृतिक उर्वरकों का आप प्रयोग कर सकते हैं। जिप्सम का कई बार प्रयोग किया जा सकता है गंधक देने के लिए, रॉक फास्फेट का आप प्रयोग कर सकते हैं बुआई के समय पे, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो। इसी प्रकार पानी लगाने की जहाँ तक बात है, आप कोशिश करें कि साफ सुथरा पानी अपनी फसल में लगाएं, और खरपतवार नियंत्रण के लिए आप उसमें जो यांत्रिक विधि है, खुदाई, गुड़ाई, निकाई, उससे आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर पूजा, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रमाणीकरण का महत्व हमने समझा किसानों के लिहाज से। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो उपभोक्ता है उन्हें किस प्रकार का लाभ है? अगर किसी जैविक उत्पाद को उन्होंने खरीदा है या खरीदना चाहते हैं, तो उसमें जो लोगो हो या सर्टिफिकेट के नंबर हो या कुछ भी इस तरह की जो जानकारी होती है, इसका लाभ उपभोक्ता को किस प्रकार से है? देखिए, उपभोक्ता जब दुगना पैसा दे रहा है तो वो ये भी चाहेगा कि उसको उत्पादक भी उस हिसाब से सही मिले। अगर वो जैविक का दाम दे रहा है तो जैविक उत्पादक की उम्मीद रखता है। तो उसके पास, जैसे कि अभी हमने बताया था पीजीएस के ऊपर, तो अगर आप पीजीएस का सर्टिफिकेशन कराते हैं तो आपको 3 साल के बाद आपको एक लोगो मिलता है पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक का, वो लोगो, और साथ में किसान को सर्टिफिकेट नंबर मिलता है। ये दोनों ही चीज़ें वो अपने जैविक उत्पादक के पैकेट के ऊपर लगा सकता है। तो जब वो सामान ग्राहक के पास पहुंचेगा तो ग्राहक, जो वेबसाइट मैंने आपको अभी बताई थी, उस वेबसाइट पे कंज्यूमर वेरिफिकेशन है, उस कंज्यूमर वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके जाकर वो जो उत्पादक का जो आपके पास सामान आया है, वो पैकेट पे जो सर्टिफिकेट नंबर है, वो नंबर आप उस में डालिए। डालने के बाद ग्राहक को उस किसान की पूरी जानकारी, जो उसने वो फसल उगाई है उसको किस तरीके से उगाई है, उसमें क्या क्या जैविक प्रक्रिया उसने यूज़ की है, या क्या क्या उसने जैविक कीटनाशक या जैविक जो उर्वरक है वो इस्तेमाल किए, तो वो सारी जानकारी उसको मिलती है। तो कंज्यूमर को ये एक भरोसा हो जाता है कि ये उत्पादन जो है हमने लिया है वो जैविक है या नहीं। बिल्कुल, यानी कि जब प्रमाणीकरण कराने किसान जाता है तो उसे भी ये तमाम जानकारियां उपलब्ध करानी पड़ती है कि उसने क्या प्रक्रिया अपनाई है खेती के दौरान। जी बिल्कुल। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज जी मध्य प्रदेश से। मनोज जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी मनोज जी। हाँ मैडम, ये अपने को जैविक खेती के लिए पंजीयन कहाँ पर करवाना पड़ेगा? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, देवान से। ठीक है, अपना सवाल कृपया एक बार फिर से दोहरा दें। मैडम, अपने को ये पंजीयन कहाँ पे करवाना पड़ा जैविक खेती की शुरुआत करने के लिए? जैविक खेती की शुरुआत करने के लिए पंजीकरण कहाँ से कराना पड़ेगा? हाँ मैडम। जी, एक बार फिर से बता दें। जी, अभी जैसे कि बताया था मैंने कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, विदेश अपना सामान भेजना चाहते हैं, तो उसमें एपेडा के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पर अगर आप घरेलू बाजार में ही अभी अपना सामान बेचना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अभी वेबसाइट का नाम बताया था, एक बार फिर बताती हूँ, www.pgsindia-ncof.gov.in। इस वेबसाइट पे आप जाइए, उसमें एक लोकल ग्रुप है, लोकल ग्रुप का उस पर क्लिक करेगा तो उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है किसान को, और
पीजीएस के अंदर एक अकेले किसान का रजिस्ट्रेशन अलग से नहीं, उसमें एक समूह का रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप कम से कम 5 किसान जुड़ के वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कागजी कार्रवाई किस तरह की पूरी करनी पड़ती है? कागजी कार्रवाई की बात करें तो कागजी कार्रवाई में जो हमारे आपको आधार कार्ड हो गया, जो आपकी आइडेंटिटी कार्ड जो प्रूफ हो गया, उसमें साथ में आपके खेत के जो खसरा हो गए, खतौनी हो गई, ये सारी जो आपके खेत की ज़मीन के कागजात हैं, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक चीज़ का और है कि हर किसान भाई वेबसाइट पे जाके इंटरनेट के द्वारा फॉर्म नहीं भर सकता है, तो उसके लिए हम लोगों ने रीजनल काउंसिल स्थापित किए हैं। ये रीजनल काउंसिल आपके स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनजीओस या प्राइवेट सेक्टर के कुछ कंपनीज भी हैं। तो ये ये रीजनल काउंसिल के पास अपना आप डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। आप वेबसाइट के ऊपर उस रीजनल काउंसिल की पूरी लिस्ट है। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आपका ज़मीन है, तो आप उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर नाम डालिए स्टेट का, और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से रीजनल काउंसिल काम कर रहे हैं वो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जो भी आपके ज़िले के आसपास जो सबसे नज़दीकी है, उससे आप संपर्क करके आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास है, जो कागज़ हैं आपके, जो भी मैंने आपको कागज़ बताए, वो आप कागज़ उन रीजनल काउंसिल के पास ले जा सकते हैं और वो आपका फॉर्म भरेंगे। लेकिन क्या ये रीजनल काउंसिल जो है वो ये सेवाएं प्रदान करने के लिए कुछ शुल्क लेते हैं? जी नहीं, कोई भी रीजनल काउंसिल आपसे ये जो सेवाएं प्रदान करने की बात हो रही है, आपका सर्टिफिकेट जो फॉर्म भरने का या वेरिफिकेशन के लिए आपके यहाँ आते हैं, या क्रॉप रेसिड्यू एनालिसिस के भी जो मैंने बात की थी, उन सब की किसी भी प्रक्रिया के वो किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश, यहाँ पर आपको सुझाव देना चाहेंगे किसानों को? बड़ी अच्छी बात है, और इसमें मैं यही जोड़ना चाहूँगा कि जब आप पीजीएस के बारे में डिटेल में विस्तार से जानकारी चाहते हैं, तो मैडम ने जो वेबसाइट बताई है उस पर एक पुस्तिका उपलब्ध है जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में है। तो आप पहले उसको पढ़ लें, उसमें सारे नियम कानून लिखे हुए हैं, उसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है, उसमें तरीका लिखा हुआ है, उसको आप समझ के और फिर आप बड़ी आसानी से जो मैडम ने बताया है आप उस पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही सारी जानकारियां इकट्ठी करने के लिए आपने कार्यक्रम की शुरुआत में प्रशिक्षण का भी जिक्र किया था डॉक्टर दिनेश, तो आप दोनों से ही मैं जानना चाहूंगी कि प्रशिक्षण के लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं, कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करें? देखिए, जैसे हमारा संस्थान है, समय समय पर जैविक खेती में जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम किसान भाइयों को देता रहता है। 1 दिन का भी है, 4 दिन का भी है, और इसके अलावा डिमांड के आधार पर अगर कहीं से मांग आती है तो हमारे यहाँ कटेट एक संभाग है जो इसमें प्रशिक्षण आपको दिला सकता है। साथ ही साथ अगर किसानों जो वैज्ञानिक हैं, दूसरे लोगों के लिए हम 21 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं, या कई बार MTC होती है, ट्रेनिंग होती है, मिनिस्ट्री से स्पॉन्सर्ड होती है, वो 8 दिन की ट्रेनिंग भी हम जैविक खेती पे करते हैं। जी डॉक्टर पूजा, जैविक खेती के ट्रेनिंग के लिए बात कहें तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद ये कई तरीके की ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं, जिसमें 1 दिन के किसानों की ट्रेनिंग होती है, 2 दिवस की ट्रेनिंग होती है जिसमें हम स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं फील्ड लेवल पे, जो क्षेत्र जो गांव लेवल के ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे हैं उनकी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण एक ट्रेनिंग होती है युवाओं के लिए, जो कि 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग में हम युवाओं को जो भी हमारे प्रतिभागी होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, क्या क्या उसके मानक हैं, किस तरीके से उसको करना है, बाजारीकरण से प्रमाणीकरण, पूरा एक पैकेज कह लीजिए, वो पैकेज हम लोग वो एक तरीके से वो पूरा 1 महीने में हम उन बच्चों को देते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप कई बार जिक्र कर चुके हैं इस कार्यक्रम में कि जैविक खेती में फसल चक्र जो है वो बहुत ही लाभकारी होता है, तो ऐसे में किसान किन बातों का ध्यान रखे फसल चक्र को अपनाने के दौरान जब जैविक खेती कर रहा हो? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो किसान भाई अपनी फसलों का चयन करें। उनको निश्चित करना होगा कि कौन कौन सी फसलों का आप जो है अपने जैविक उत्पादन करना चाहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में किसान भाई सोयाबीन का बहुत अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, और हमारे देश का जो निर्यात होता है उसमें सोयाबीन का अकेले हिस्सा जो है 60% है। तो पहले तो आपको जो बाजार की उपलब्धता उसके हिसाब से 4, 5, 6 फसलों का आपको चयन करना होगा। इसके अलावा फिर उनका आप फसल चक्र, अपने जो स्थानीय स्थिति है उसके हिसाब से आप फसल चक्र बनाएं। कोशिश करें कि जैसे आपकी दलहनी फसल है उसके बाद आप
अनाज वाली फसल लें या तिलहनी फसल लें। तो इस तरीके से आपको चक्र बनाना है और साथ ही साथ आपको अंतः फसली खेती भी कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश और डॉक्टर पूजा, आप दोनों ने कार्यक्रम के लिए समय निकाला और इतनी अहम जानकारियां दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने आज विस्तार से जाना कि किस प्रकार से जैविक खेती करें, साथ ही प्रमाणीकरण हासिल करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और इससे कितना लाभ है आपको। मुझे उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। अब हम आपको हेलो किसान कार्यक्रम के कल के विषय के बारे में बताते हैं। कल का विषय होगा रबी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन और मटर की खेती। और आपको बता दें कि कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव हो या खेती किसानी के दौरान आने वाली किसी तरह की समस्या, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। बिल्कुल। तो हेलो किसान कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम अलग अलग माध्यमों से भी आपसे जुड़े रहें और आपकी जो खेती किसानी की समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करें विशेषज्ञों से राय लेकर। तो हमें उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम जो है वो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। इसी के साथ आज के इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।